डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अपराजिता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक दिव्यांग लड़की के अदम्य साहस एवं विलक्षण प्रतिभा का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति से विपरीत परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। मतलब ये जो चैप्टर है अपराजिता ना, मतलब पराजित नहीं होना, पराजित को अपने पराजित यानी कि हार को ही हरा देना, एक प्रकार से उसे कहेंगे अपराजिता। ठीक है। कभी कभी अचानक ही विधाता यानी कि भगवान हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है, ऐसे अलग किस्म के व्यक्तियों से मिलवा देता है जिसे देखकर स्वयं अपने जीवन की जो रिक्तता है बहुत छोटी लगने लगती है। मतलब हम लोग जो हैं भगवान से हमेशा करते हैं ना क्वेश्चन, भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, हमेशा करते हैं। और जब उससे भी कम जो जो जब किसी को मिला है उसको हम लोग देख लेते हैं तो कहते हैं कि वाह गजब है, इन लोगों की कहानी तो हम लोग से भी बहुत खतरनाक है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी यानी कि भगवान ने हमें जीवन के में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उनसे वंचित तो नहीं किया। मतलब कहने का है कि जो भगवान है वो क्या किए हैं, हम लोग को मान लीजिए किसी ना किसी चीज़ में मान लीजिए कोई कमी, कोई किसी को कोई दिक्कत होगा तो हम लोग उसके लिए भी कहते हैं, लेकिन कम से कम भगवान ने हमें इतना तो दिया है, हमारे हाथ पैर सब कुछ सलामत है, तो इसके लिए तो हम लोग भगवान को दोषी नहीं ठहराते हैं ना। वंचित तो हमें उनसे वंचित नहीं किया। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी न ठहराता हो। फिर भी कोई ऐसा मनुष्य है जो भगवान को कहे कि भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। सब लोग कहता है कि भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया ना। भगवान को यानी कि विधाता को दोषी नहीं ठहराता, ऐसा कोई भी नहीं है। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने जिसको भगवान ने जो है कठोर दंड दिया है, किंतु उसे वे नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। मतलब एक है उनका जो है पैर नहीं है ना, तो उनको जो है होश नहीं रही है ना, जो भी उनके अंदर। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपना शानपुर कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दी। मतलब एक व्यक्ति ने उतरकर पिछले से सीट से एक व्हील चेयर, मतलब चक्का वाला जो चेयर होता है ना, कुर्सी, उसको निकाल कर सामने रख दिया और भीतर चली गई। दूसरे ही समय पल में क्या हुआ, धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ यानी कि निचले धड़ मतलब पैर का एक पैर ना, मतलब जो उनका पैर था उसको बड़ी ही दक्षता से नीचे उतारा। फिर बैसाखियों के से ही व्हील चेयर तक पहुंच गई, उसमें बैठ गई। यानी कि किसी का सहारा नहीं लिया बल्कि बैसाखी का सहारा लेकर वो क्या कर गई, व्हील चेयर तक पहुंचकर जाकर उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के अंदर भी चली गई। मैं फिर नित्य नियत समय पर उनका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती। मतलब उनका जो आना जाने का समय है वह हमेशा मैं देखती और आश्चर्य से भर जाती। ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को, माने कि चोट को, अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मतलब देवांगना माने कोई देवी की जैसी थी, लग रही थी वो ना, देवी से कम नहीं लग रही थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आँख वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह मतलब कुछ महीने पहले अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद आया था। लौटते समय वह किसी स्टेशन पर चाय ले के साथ साथ, लेकिन वह अपना मानसिक संतुलन, दिमागी संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख को भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिया। मतलब उसका केवल एक हाथ चला गया तो अपने आप को एकदम नाकाबिल समझने लगा ना। इधर चंद्रा जिसका निचला धड़ है, निष्प्राण है, मांसपिंड है, मात्र सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। एक और चंद्रा है जिनका एक पैर नहीं है, वो चल नहीं पा रही हैं, फिर भी जो है अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जी रही हैं। और वह एक तरफ वह व्यक्ति है जिसका एक हाथ चला गया है तो वह डिप्रेशन में चला गया है ना।
कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं हैं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी संबंधित कुछ सामग्री मिल सकती है। मैडम, आप क्या कर रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं? क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगे कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठित हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सर पर टूट पड़ा है। इधर यह लड़की जिसका पूरा निचला धड़ सुन्न है फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। आजकल वह IIT मद्रास चेन्नई में काम कर रही है। मतलब बोल रहा है कि हम लोग का कोई भी हाथ पैर या कुछ भी थोड़ा सा चोट लगता है तो हम लोग गड़बड़ाने लगते हैं, जबकि वो उस लड़की का पैर ही नहीं है फिर भी वह अपने आप को कम नहीं समझ रही है ना। वो अपनी प्रोग्रेस खुद करती जा रही है, जबकि वो वहाँ पर बैठकर अपनी लाइफ में अटक नहीं रही है, बल्कि वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। ठीक है। जन्म के 18वें महीने से ही जिसकी गर्दन नीचे की को पूरा शरीर पोलियो से निर्जीव कर दिया हो, उसे किस अद्भुत साहस ने नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। मतलब जिसका पूरा शरीर सुन्न हो गया है फिर भी वो देखिए कितना आगे बढ़ चुकी है। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा, थोड़ा सा भी सहारा न दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैं इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना कर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव कर दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा आसान बना लिया, सुगम मैंने आसान बना लिया। मैंने अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ, स्वयं कर लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुँच ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की स्फुटता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका स्वयं। तो जब तक वह छोटी थी तब तक उनकी मम्मी ने उनको सहारा दिया, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। जब वे काबिल हो गई तो वो अपने कार्य खुद ही करने लगी। जब डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में, दिव्यांग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। जब इसे सामान्य ज्वर यानी कि बुखार के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इनका पक्षाघात में यानी कि उनका शून्य हो जाता है एक साइड, तो गर्दन के नीचे इनका सर्वांग अंचल हो गया। भयभीत होकर यानी कि डर गई वो, से ग्रसित होकर हमने इसे बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। अचानक, सहसा माने अचानक, श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध माने रुक गया ना। उसके बाद देखते हैं आगे। वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा, प्रभु इसे उठा लो, इसे जीवन में तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही, लगातार उनके जीवन की भीख मांगती रही। ये नहीं कहती थी कि ये अपाहिज है, भगवान इसको ले लो, मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगी। लेकिन उनकी जो माता थी वो कहती थी, भगवान प्लीज़ इनका जीवन जो है बचा दीजिए, इस जीवन से मौत भली है। मैं भीख मांगती रही, केवल सिर हिलाकर यह उधर उधर देख भर सकती थी। न हाथों में गति थी, न पैरों में, न आशा थी। एक आर्थोपेडिक सर्जन थी, बड़ी ख्यात सुनी थी, वहीं लेकर गई। 1 वर्ष के कष्ट था, उपचार चला। एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई, अचानक से गति आ गई, चलने लग गया, हाथ हिलने लग गई, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लग गई। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठाना सिखा दिया। 5 साल की हुई तो मैं ही इसकी स्कूल बन गई। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वा ग्रह पर बैठ गई। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल उसे प्रवेश दिलाने के में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ गया। आपकी पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरे क्लास में घुमाता फिरेगा। मतलब अब बोलने लगी कि आपकी पुत्री तो अपाहिज है, इनको कौन व्हील चेयर पकड़कर दिन भर क्लास में घुमाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता न कीजिए मदर, मैं हमेशा उसके साथ ही रहूंगी और पूरी कक्षाओं में दिव्यांग पुत्री को कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीत लिया। BSc क्रिया प्राणी शास्त्र में MSc में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित किया। मतलब वो भी अपना पढ़ाई को बहुत ही ऊपर ले जा रही थी ना। तब प्रोफेसर सेठना ने निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच इतना अच्छे से कि वह सब कुछ पार कर गई ना। वह हंसमुख लड़की जो मुझे देखकर युद्ध क्षेत्र में डटी राणा संगा की जैसी लगती थी। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ में दम है क्या इनमें। मैंने जब ये कविताएं देखी तो मेरी आंखें भर आई। जो उदासी उनके चेहरे पर कभी नहीं दिखती थी आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में छलक आई। फिर उसने कभी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नपुनी दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैर का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटाखट में चलते रहते। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्समूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली प्रथम महिला दिव्यांग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान मतलब बराबर रुचि थी ना।
एल्बम को अपने निर्जीव टांगों पर रखकर वह अपने चित्र मुझे दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती हुई डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति को सलामी देती बालक चंद्रा व्हील चेयर में लेदर मार्केट में खड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। मतलब सब वो चित्र अपना जो फोटो खिंचवाई होंगी वो सब दिखा रही थी ना। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं भी डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने के रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। मतलब कि डॉक्टर चंद्रा अगर चिकित्सक बन गई रहती तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करती, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। कहा गया कि अगर आपका पैर ही नहीं है तो आप कैसे ही शल्य चिकित्सक बन पाएंगी, इसलिए उनको उसमें एडमिट नहीं किया गया। तो फिर भी वह हार नहीं मानी, वह विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दी बहुत बड़ा ना। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उनकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे JC बंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी पुरस्कार। बहुत बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्र की भी। उस अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी। जननी मतलब माता। उनकी माता उनके बचपन से ही उनको इधर उधर पढ़ाने के लिए सब जगह उनको लेके जाती थी ना, व्हील चेयर पे, वही बोला है। इसलिए उनको पुरस्कार मिला। किस चीज़ का? वीर जननी का पुरस्कार। नाक के दोनों ओर हीरे की 2 जगमगाती लौंगों, अंधरों पर विजय की उल्लास, जूड़े में पुष्पवेगी। मेरे कानों में उस अद्भुत सासी जननी सरदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंजते हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। मतलब कह रहा है कि भगवान जो है हमारा, अगर किसी चीज़ में कमी है तो ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम वो हैं, हमारे अंदर कुछ क्वालिटी नहीं। हाँ, सबके अंदर कुछ ना कुछ एक जो क्वालिटी होती ही है, तो हमें बस देखना है और उस पर काम करना है। जैसे कि इन्होंने किया, ये इनको कह दिया गया कि ये एक अच्छी डॉक्टर नहीं बन पाएंगी, फिर भी इन्होंने हार नहीं माना। वो दूसरे क्षेत्र में जो वो कर सकती हैं उन्होंने किया। देखो बच्चों लोग, हम लोग हमेशा अपना माइनस पॉइंट को देखते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, हमें पढ़ने नहीं आता, हमें मैथ्स लगाने नहीं आते, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता। हम लोग बस यही कहते रहते हैं। हम लोग को जबकि उस पर काम करना चाहिए, या फिर हमारा जो प्लस पॉइंट है उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या चीज़ हमें अच्छा लगता है, किस चीज़ में हम आगे जा सकते हैं, ये सब हमें सोचना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। और हार कभी भी मानना नहीं चाहिए। तो इस चैप्टर का मतलब यही था कि कोई भी चीज़ से हमें हार मानना नहीं है और जीवन में आगे बढ़ते जाना है।